Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question. What is the full form of AEFI? AEFI का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है. ऑप्शन ए adverse effect following injection. Option B, adverse events following immunization. Option C, adverse effects following immunization. Option D, adverse events following injection. AEFI. The right answer is option B, adverse events following immunization. किसी भी व्यक्ति में इम्यूनाइजेशन के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोई एडवर्स इवेंट डेवलप होता है तो ये एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाता है. एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में बात की जाए तो चार चीजें मेजरली यहाँ पर देखी जा सकती हैं. सबसे पहला एडवर्स इवेंट रिलेटेड टू वैक्सीन रिएक्शन हो सकता है, यानी वैक्सीन को लगाने के बाद अगर इसकी कोई रिएक्शन हो जाए पेशेंट में जिसके कारण पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है इंजेक्शन साइट पर, स्वेलिंग हो सकती है. इसके बाद एरर रिलेटेड, अगर डॉक्टर द्वारा गलत वैक्सीन पर्सन को प्रिस्क्राइब कर दिया गया तो ये हो सकती है एरर रिलेटेड एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. या फिर इसमें हैंडलिंग सही तरीके से नहीं की गई हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर वैक्सीन को गलत तरीके से गलत रूट से गलत साइट पर एडमिनिस्टर कर दिया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है. इसके अलावा थर्ड आती है इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिएक्शन. इम्यूनाइजेशन से संबंधित एंजाइटी के कारण क्लाइंट में रिएक्शंस हो सकती हैं. और चौथा आता है कोइंसिडेंशियल इवेंट्स, यानी कि ऐसे कोई इवेंट हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो और अचानक आपको इम्यूनाइजेशन के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद फेस करने पड़ जाएं. Next question. A nurse is reviewing physical examination and lab test of a client with malaria. For which important clinical indicator should the nurse be alert when reviewing data about the client? Select all that may apply. आप किसी मलेरिया के पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं. इस मलेरिया पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को असेस करने के दौरान आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग मिले तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा सही आंसर्स हो सकते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट. क्या मलेरिया के पेशेंट में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं. जब भी किसी पर्सन को मलेरिया होता है तो मलेरिया के कारण किडनी का फेलियर देखने को मिलता है. किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती और किडनी फेलियर होने के कारण क्लाइंट के अंदर ओलिगूरिया कंडीशन डेवलप होती है. क्लाइंट के अंदर जो यूरिन आउटपुट है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पर पॉलीयूरिया नहीं ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा. इसलिए ऑप्शन 1 को हम बिल्कुल गलत मानते हैं.
ऑप्शन 2 कहता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब है डब्ल्यूबीसी काउंट का कम हो जाना। डब्ल्यूबीसी का डब्ल्यूबीसी का इस मलेरिया डिजीज में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, सो ल्यूकोपीनिया होना यहां पर नहीं देखा जाएगा। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत माना जाएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी ऑप्शन की, फिफ्थ नंबर के ऑप्शन की, जो कि है इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस शब्द का मतलब होता है कि क्लाइंट में आरबीसी का काउंट नॉर्मल से ज्यादा होना। अगर किसी क्लाइंट में रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसे आप इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इसका काउंट नॉर्मल से यदि ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन इरिथ्रोसाइटोसिस है, और ये भी मलेरिया डिजीज के अंदर देखने को नहीं मिलती। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, एक तो है हाइपरथर्मिया और दूसरा है स्प्लिनोमेगैली। आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपरथर्मिया। आपने मलेरिया पेशेंट को देखा होगा, मलेरिया पेशेंट में बुखार आता है और उसे कपकपी लगती है, यानी कि फीवर होता है पेशेंट को और चिल्स भी होती हैं, यानी कपकपी लगाकर बुखार आता है। तो हम कह सकते हैं कि डिजीज प्रोसेस के दौरान हाई टेम्परेचर होना, फीवर आना जनरली इस कंडीशन से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। अब बात करते हैं ऑप्शन 4 की, जो है स्प्लिनोमेगैली। स्प्लिनोमेगैली का मतलब होता है क्लाइंट के स्प्लीन का साइज जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। क्लाइंट के स्प्लीन का साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन भी मलेरिया के अंदर देखने को मिलती है। इसका रीजन क्या है? मलेरिया का जो पैरासाइट है वो ब्लड में एंटर होने के बाद लगातार आरबीसी के अंदर जाकर खुद को मल्टीप्लाई करता है। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की रेड ब्लड कार्पोसल है, आरबीसी है, और इसके अंदर ये मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम आदि घूम रहे हैं। मलेरिया के पैरासाइट आरबीसी में पहुंचकर लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, नॉर्मल से ये कई गुना ज्यादा होते रहते हैं, और एक समय के बाद जब इस आरबीसी का आकार मैक्सिमम हो जाता है तो ये आरबीसी जो है फट जाती है। आरबीसी जो है लगातार हो रहे प्लाज्मोडियम के डिवीजन के कारण, मलेरिया प्लाज्मोडियम के डिवीजन के कारण आकार में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद में ये ब्रस्ट हो जाती है, और इस ब्रस्ट आरबीसी को फाइनली ग्रेवयार्ड में जाना होता है। यानी कि जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो हम फाइनली उसे कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं, और इसी कारण आरबीसी का जो यहाँ पर ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, वो स्प्लीन होता है। तो ये जो डेथ आरबीसी है, यहाँ पर जो डैमेज्ड आरबीसी है ये स्प्लीन तक पहुंचती हैं, और मलेरिया डिजीज में लगातार आरबीसी का जो डेथ है बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, और इतनी ज्यादा आरबीसीज अचानक स्प्लीन में पहुंचती हैं तो स्प्लीन का साइज जो है नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है, या यूं कहें कि क्लाइंट में स्प्लिनोमेगैली हो जाता है, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। मलेरिया डिजीज के अंदर हमें स्प्लिनोमेगैली कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, laboratory result of calcium 15 mg per dl in patient with bladder cancer indicate। आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल 15 mg पर dl है, और ये पेशेंट ब्लैडर कैंसर से सफरिंग है। ये ब्लैडर कैंसर वाले पेशेंट की कैल्शियम की वैल्यू आपको किस चीज के बारे में बताती है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 कहता है मेटास्टेसिस, ऑप्शन 2 कहता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन 3 कहता है इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, ऑप्शन 4 कहता है गुड प्रोग्नोसिस।
गुड प्रोग्नोसिस का मतलब है कि डिजीज बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कैल्शियम के नॉर्मल लेवल का पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी क्लाइंट में कैल्शियम के नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो ये 8.5 से 10.5 mg पर डीएल के बीच होना चाहिए। ये कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू है। इस क्वेश्चन के अंदर 15 mg पर डीएल जो वैल्यू दी गई है ये नॉर्मल से काफी ज्यादा है, यानी कि पर्सन में हाइपर कैलीमिया कंडीशन है, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है, यानी कैल्शियम नॉर्मल से ज़्यादा है। हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज है वो बोन के अंदर होता है। यहाँ डायग्राम में आपके सामने बोन मैंने बनाई है और इस बोन के अंदर कैल्शियम स्टोरेज रहता है। अब अगर किसी क्लाइंट में कैल्शियम की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ रही है तो जरूर ये कैल्शियम बोन से निकलकर यहाँ पहुंचा है। अगर बोन से कैल्शियम निकलकर ब्लड में आ रहा है तो जभी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है। और अगर क्लाइंट को ब्लैडर कैंसर है और ये कैंसर सेल्स किसी कारण से इस ब्लैडर पर आकर चिपक गई तो इस वजह से यहां से कैल्शियम जो है टूटकर ब्लड में जा रहा है। ब्लैडर कैंसर वाले पेशेंट में कैंसर की सेल्स ब्लैडर एरिया से निकलकर किसी बोन पर जाकर चिपक जाती हैं और फिर वहां ग्रोथ करने लगती हैं। तो इनकी ग्रोथ के कारण बोन के अंदर मौजूद जो कैल्शियम है वो वहां से निकलने लगता है, टूटने लगता है। यही कारण है कि क्लाइंट के ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अब नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर कैंसर का मेटास्टेसिस देखने को मिल रहा है और इसी कारण पेशेंट में जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कैंसर की सेल्स जिस हिस्से में कैंसर है वहां से निकलकर किसी और शरीर के ऑर्गन तक पहुंच जाए तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस के नाम से जाना जाता है। अगर ब्लैडर कैंसर के पेशेंट में ब्लैडर से कैंसर सेल्स बोन तक पहुंच जाएं और वहां जाकर चिपक जाएं, ग्रोथ करने लगे, तो बोन के अंदर से कैल्शियम कंटेंट धीरे धीरे हटने लगेगा, डिस्ट्रक्ट होने लगेगा और ये कैल्शियम बोन से निकलकर ब्लड में मिलेगा। तो क्लाइंट के अंदर ब्लड कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगेगा और इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि क्लाइंट में मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर शुरू हो चुका है। ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, baroreceptors or presoreceptors are located at। baroreceptors या presoreceptor कह दीजिए, एक ही बात है। ये किस जगह पर पाए जाते हैं? वॉल ऑफ एरोटिक आर्च, कैरोटिड साइनसेस, वेना कावा ऑफ राइट एट्रियम या बोथ। ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही आंसर हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैरोरिसेप्टर्स आखिर होते क्या हैं। बैरोरिसेप्टर्स कह दीजिए या प्रेसोरिसेप्टर्स कह दीजिए, ये एक स्पेशल सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो कि प्रेशर चेंज को आइडेंटिफाई करती हैं। हमारे शरीर में जिस जगह पर बैरोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन जगहों पर जैसे ही ब्लड प्रेशर चेंज हुआ या प्रेशर चेंज हुआ, ये तुरंत इस चीज को आइडेंटिफाई करके ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि मॉडर्न युग में बात की जाए तो टेम्परेचर चेंज या प्रेशर चेंज के लिए
सेंसर्स लगे होते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर दो जगह पर कैरोटिड साइनस और एरोटिक आर्च में बैरो रिसेप्टर नाम के सेंसर्स लगे होते हैं। ये बॉडी में यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो इस चीज को नोट करके तुरंत इसकी सूचना ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो कैरोटिड साइनस है या ये जो एरोटिक आर्च है ये होता कहाँ है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरोटिड साइनस के बारे में। कैरोटिड साइनस जो है लोकेटेड इन एडवेंटिशिया ऑफ द कैरोटिड ब्लड बल्ब ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हमारे बॉडी में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो हमारे ब्रेन और नेक एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कैरोटिड बल्ब की एडवेंटिशिया में कैरोटिड साइनसेस पाए जाते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्च ऑफ अरोटा, जिसे आप एरोटिक आर्च के नाम से जानते हैं। आपके हर्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एरोटा निकलती है तो कुछ दूर चलने के बाद, ऊपर की तरफ चलने के बाद ये मुड़ जाती है, यू शेप में टर्न लेती है। इसे ही आप आर्च ऑफ एरोटा के नाम से जानते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले मेंशन्ड है असेंडिंग एरोटा। ये एरोटा का वह हिस्सा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और फिर कुछ दूर चलने के बाद ये यू शेप में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द यू शेप कन्वर्शन, और इसे ही आप आर्च ऑफ एरोटा के नाम से जानते हैं। इसी जगह पर जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। जब बात एरोटा की हो रही है तो यहाँ पर असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा को हमने देख लिया। अब इस आर्च ऑफ एरोटा से तीन बड़ी ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरी की, इसे भी जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, इसे आप ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक के नाम से भी जानते हैं। और फिर इस ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी आदि निकलती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी भी देखने को मिलती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ गाउट शुड फॉलो विच टाइप ऑफ डाइट। गाउट के पेशेंट को किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 पोटेशियम मॉडिफाइड डाइट, ऑप्शन 2 रीनल डाइट, ऑप्शन 3 लो प्यूरिन डाइट, ऑप्शन 4 हाई कैल्शियम डाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। हमें गाउट के मरीज को कम से कम प्यूरिन वाली डाइट लेने के लिए कहना चाहिए। आइए गाउट के बारे में जान लेते हैं एग्जैक्टली गाउट डिजीज में क्या होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय से प्यूरिन का डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इससे उसकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, और ये यूरिक एसिड बॉडी से जिस तरीके से एक्सक्रीट किया जाना चाहिए था एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता और लगातार बॉडी के कुछ विशेष हिस्सों, जॉइंट आदि में जाकर डिपॉजिट होने लगता है। जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपॉजिट होना ही वास्तव में गाउट है। जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड का डिपॉजिट होना जिसके कारण जॉइंट का साइज बढ़ा हुआ फूला हुआ दिखाई दे, गाउट डिजीज कहलाता है। इसे आप गाउटी अर्थराइटिस भी कह सकते हैं। जनरली बिग टो यहाँ पर देखने को मिलता है, पैर का या पैर का जो अंगूठा होता है उसमें आपको सूजन गाउट डिजीज में देखने को मिलेगी। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये इजी ऑप्शन है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज भी काफी बार पूछी जाती है कि ऐसे कौन से फूड सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर प्यूरिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गन मीट हैं, सार्डाइन फिश है, वाइन है, चीज है, ये सभी ऐसी चार चीजें हैं जो कि ज्यादा मात्रा में प्यूरिन कंटेंट रखती हैं। और याद रखिएगा, जिन लोगों को गाउट डिजीज है उन्हें ये चारों चीजें अपने खाने में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू। आपको उस कारण को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, कैल्शियम जमा होने लगता है। ऑप्शन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन डी, एक्सेसिव विटामिन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी नॉर्मल से ज्यादा हो तो ये विटामिन डी जो है एक तरह से कैटालिस्ट का काम करता है। इट इज वर्क लाइक अ कैटालिस्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा है, वो विटामिन ज्यादा मात्रा में ले रहा है, तो ये विटामिन डी हमारी इंटेस्टाइन आदि में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है और ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है और फिर ये बढ़ा हुआ कैल्शियम बोन्स के साथ साथ टिश्यूज के अंदर भी जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं विटामिन डी की बढ़ी हुई मात्रा के कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ कैल्शियम बोन के अलावा सॉफ्ट टिश्यू में भी जाकर डिपॉजिट होने लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज। आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है ये बताना है। फिजिकल ट्रॉमा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस या जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का जनरल मीनिंग होता है कि अगर किसी ऐसे कारण के वजह से एबॉर्शन हो जाए जो कि वास्तविक रूप में हमें पता ही नहीं चलता। यस एग्जैक्टली, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट जो है इसके कारण मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कॉजेस की बात की जाए तो लगभग 50% कॉजेस के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसमें जर्म प्लाज्म डिफेक्ट इंक्लूडेड है को माना जाता है। जर्म प्लाज्म डिफेक्ट का मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं उनमें डिफेक्ट के कारण जो बच्चा है प्रॉपरली स्टिक नहीं हो पाता और एबॉर्शन हो जाता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके अंदर एंडोक्राइन फैक्टर्स, मेटाबॉलिक फैक्टर्स, इन्फेक्शन, एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज जैसे इनकम्पिटेंट सर्विक्स आदि इंपॉर्टेंट है। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि जो सर्विक्स है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को अपने ऊपर बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके, प्रेगनेंसी को होल्ड करके रख सके। ये सभी कारण स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lifestyle factors most closely related to
ब्लैडर कैंसर। आपको यहाँ पर बेसिकली ब्लैडर कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑप्शन 2 ड्रिंकिंग 2 bottles of cola daily, ऑप्शन 3 स्मोकिंग 2 packets cigarettes daily, ऑप्शन 4 लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल एरिया। The right answer is option 3। अगर कोई व्यक्ति दिन में 2 पैकेट सिगरेट पीता है तो उसमें ब्लैडर कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हम ये कह सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग जो है ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा रिसर्च में इस बात को भी देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ब्लैडर कैंसर होने की संभावना नॉन स्मोकर्स के तुलना में 6 से 7 गुना ज़्यादा होती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें नॉन स्मोकर्स की तुलना में 6 से 7 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लैडर कैंसर हो जाए। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उनमें अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक केमिकल के लगातार कांटेक्ट में है, आर्सेनिक केमिकल के लगातार कांटेक्ट में है तो उसे ब्लैडर कैंसर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति 65 साल से ज्यादा उम्र का है तो उसके अंदर ब्लैडर कैंसर होने की संभावना रहती है। मेल्स में फीमेल की तुलना में ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में फैमिली हिस्ट्री है तो उसके अंदर भी अदर की तुलना में ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर कैंसर क्या है तो आप बताएंगे सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा अगर नॉन स्मोकर पर्सन से स्मोकर को कंपेयर किया जाए तो स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों में 6 से 7 गुना ज्यादा संभावना है कि उन्हें ब्लैडर कैंसर हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक जैसे केमिकल्स के कांटेक्ट में या रेडिएशन के कांटेक्ट में लगातार रहता है तो उसके अंदर भी ब्लैडर कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 65 ईयर्स से ज्यादा एज होना, मेल जेंडर होना, फैमिली हिस्ट्री होना भी इसके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client being treated with sodium warfarin has an INR of 9. Which intervention would be most important to include in nursing care plan? अगर किसी व्यक्ति को आप सोडियम वॉरफेरिन ड्रग दे रहे हैं और इस पेशेंट में INR वैल्यू 9 आ जाए तो इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्लान ऑफ एक्शन किसे माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं असेस फॉर साइंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग, आप क्लाइंट में एबनॉर्मल ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम्स का असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन बी एंटीसिपेट एंड इंक्रीज इन द डोज, आप इस मेडिसिन की ड्रग को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन सी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग द ड्रग थेरेपी, आप इस पेशेंट को इस ड्रग थेरेपी के बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे। या फिर ऑप्शन डी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट परफॉर्म करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर वॉरफेरिन का ड्रग दिया जाता है तो उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। और
अगर आप इस ब्लीडिंग वाली सिचुएशन में खाली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स करेंगे तो इससे कोई फायदा होने नहीं वाला। तो ऑप्शन 4 तो आप बिल्कुल हटा ही दीजिए कि ये सही होगा। अब पेशेंट में आईएनआर वैल्यू को देखकर आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दें क्लाइंट को, ये भी बात सही नहीं है, नहीं होगा ये भी ऑप्शन। इसके अलावा आईएनआर वैल्यू की जो डोज है, आईएनआर वैल्यू को देखकर आप अगर इस मेडिसिन की डोज को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि आईएनआर यहां पर नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें अपन एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिससे आपको आंसर एग्जैक्टली क्या है पता चल जाएगा। यहां पर आपने पेशेंट को वॉरफेरिन मेडिसिन दे रहे हैं। वॉरफेरिन जो मेडिसिन है एक ओरल रूट से दी जाने वाली एंटीकोगुलेंट ड्रग है, जो कि ब्लड के अंदर क्लॉट बनने से रोकती है। इस मेडिसिन को जब भी पेशेंट में दिया जाता है तो इस मेडिसिन की टॉक्सिसिटी सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो रहे, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आईएनआर टेस्ट करवाया जाता है। आईएनआर टेस्ट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, और इसकी नॉर्मल वैल्यू की यदि बात की जाए तो ये 2 से 3 के बीच होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो 9 दी गई है। इसका मतलब इस पेशेंट में आईएनआर वैल्यू नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, और इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ गई है। तो आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 1 में दिया गया है कि हम इस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होने का रिस्क कितना है इस चीज को असेस करेंगे। असेस फॉर साइंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग। क्लाइंट में कहीं एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस चीज के साइंस को असेसमेंट करेंगे हम। ये इस ड्रग के रिगार्डिंग सही पॉइंट माना जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अब मान लीजिए किसी क्लाइंट में इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई और ब्लीडिंग हो रही है, तो इस सिचुएशन को किस प्रकार से आप ट्रेकल करेंगे। तो याद रखिएगा, ब्लीडिंग के केस के अंदर हम पेशेंट के अंदर इस मेडिसिन का जो एंटीडोट है वो एडमिनिस्टर करेंगे, विटामिन के को एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे ही आप विटामिन के देंगे, प्रॉपर क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a physician orders read administer 1 gram of cefazolin sodium in 150 ml of normal saline in 60 minutes. What is the flow rate if the drop factor is 10 GTT equals 1 ml? आपको किसी पेशेंट में सिफेजोलिन सोडियम ड्रग को 150 ml नॉर्मल सेलाइन में मिक्स करके 60 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर करनी है, और यहां पर ड्रॉप फैक्टर 10 ड्रॉप्स दिया गया है। तो पर मिनट कितनी ड्रॉप्स आप सेट करेंगे कि ये 150 ml मेडिसिन 1 घंटे में पेशेंट में एडमिनिस्टर हो जाए। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट एग्जाम 2022। जब भी हमें किसी भी क्लाइंट के अंदर ड्रॉप्स पर मिनट को कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है अमाउंट, कितना ml फ्लूइड हमें या कितनी ml मेडिसिन हमें क्लाइंट के अंदर एडमिनिस्टर करनी है, उसे फिर हम ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा नीचे टाइम लिखते हैं, और ये टाइम मिनट्स के अंदर होना चाहिए, टाइम इन मिनट्स। अब इस फॉर्मूला के अंदर आप यहां पर जो वैल्यूज दी गई हैं इन्हें पुट कीजिए। सबसे पहले यहां पर अमाउंट दिया गया है 150 ml, हमें 150 ml NS में
1 ग्राम सिफेजोलिन मिक्स करके देना है, तो 1 ग्राम डिसॉल्व होगा 150 ml में, तो वैल्यू आएगी लिक्विड की 150 ml। उसके बाद यहां पर ड्रॉप फैक्टर दे रखा है 10 GTT। याद रखिएगा, GTT एब्रीवेशन का इस्तेमाल ड्रॉप्स को बताने के लिए कहा जाता है। GTT का मतलब है ड्रॉप्स। तो यहां पर ड्रॉप फैक्टर हो गया 10 और टाइम हमें दिया गया है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के अंदर हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। जीरो से जीरो को हटा दीजिए, इस तरह से ये कट जाएगा और आंसर आएगा 25। अगर आप किसी क्लाइंट के अंदर आप किसी पेशेंट में 150 ml फ्लूइड 1 घंटे में एडमिनिस्टर करना चाहते हैं और ड्रॉप फैक्टर यदि 10 दिया जाए, तो अगर आप इस मेडिसिन को 25 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से सेट करेंगे तो ये 1 घंटे में पेशेंट में चली जाएगी। सो 25 GTT पर मिनट इज द राइट आंसर। Next question. A patient GRBS is 40 mg%. The immediate management to administer. अगर किसी पर्सन में रैंडम ब्लड शुगर लेवल 40 mg% हो तो इमीडिएटली इस चीज को मैनेज करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? 5% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज, 10 यूनिट्स ह्यूमन एक्ट्रापिट इंसुलिन या फिर नॉर्मल सेलाइन? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल होता कितना है। अगर किसी क्लाइंट में 70 से 110 mg% ग्लूकोज लेवल है तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं। यहां पर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 mg% आ गया है, यानी कि पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल जो है काफी ज्यादा कम है, ब्लड शुगर की कमी हो गई है। इस सिचुएशन को आप हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया का ये जो 40% वाला लेवल है ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो सिंपली आपको बताना है कि अगर किसी क्लाइंट में बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन बन रही हो, तो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी किसी पर्सन के अंदर लो ब्लड शुगर लेवल हो तो इस इमरजेंसी कंडीशन को इमीडिएटली ठीक करने के लिए 50% डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर करना चाहिए। 50% डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which action should the nurse take when caring a client with malaria? किसी मलेरिया पेशेंट की केयर के दौरान कौन सा एक्शन एज अ नर्स आपको लेना सही माना जाएगा? ऑप्शन 1 इंस्टीट्यूट सीजर प्रिकॉशन, ऑप्शन 2 प्रिपेयर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन 3 मेंटेन आइसोलेशन प्रिकॉशन, ऑप्शन 4 प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिटवीन पैरोक्सिज्म्स। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं
ऑप्शन 1 में कहता है कि हमें सीजर्स प्रिकॉशन लेने चाहिए। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को मलेरिया डिजीज होता है तो मलेरिया के अंदर क्लाइंट को फीवर होता है और चिल्स होती हैं, यानी कपकपाहट के साथ बुखार आता है, ठंड लगकर बुखार आता है। यहाँ पर सीजर्स नहीं होते। सीजर्स और चिल्स के अंदर बहुत फर्क है। अगर किसी क्लाइंट के ब्रेन में केमिकल डिस्टरबेंस हो या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो तो उससे इनवॉलेंटरली जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलती है, उसे आप सीजर्स कहते हैं। जबकि मलेरिया में ये चीज नहीं होती। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 की बात करें कि हम क्लाइंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे। मलेरिया के ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं उपयोगी होता। ऑप्शन 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 कहता है कि हम आइसोलेशन प्रिकॉशन का इस्तेमाल करेंगे। मलेरिया कोई कोरोना डिजीज थोड़ी है जो कि कांटेक्ट में आने से फैलेगा। मलेरिया डिजीज जो है, अगर कोई इन्फेक्टेड मच्छर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो उसके वजह से मलेरिया ट्रांसमिट होता है। इफ अ इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स टू अ हेल्थी क्लाइंट देन इट ट्रांसमिटेड। और याद रखिएगा, मलेरिया को फैलाने वाला जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन बच जाता है और यही एलिमिनेशन मेथड है, यही सही ऑप्शन है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। हाँ, जब भी किसी क्लाइंट को मलेरिया डिजीज होता है तो मलेरिया डिजीज के अंदर फीवर चिल्स के एपिसोड बार बार रिपीट होते रहते हैं और किसी भी डिजीज के अंदर उसके एपिसोड रिपीट होना पैरोक्सिस्मस कहलाते हैं। और जब क्लाइंट के अंदर ये पैरोक्सिस्मस की स्टेज होती है उस समय क्लाइंट की जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, वो बढ़ जाती है। और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ने के कारण क्लाइंट का जो फूड का एब्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी क्लाइंट में खाना अवशोषित नहीं हो पाता, वो जो भी खाता है बाहर चला जाता है। तो हमें क्लाइंट को उस समय फूड देना चाहिए जब उसमें इस डिजीज के सीवियर सिम्टम्स ना हो, यानी कि जब उसमें पैरोक्सिस्म ना हो, उस समय क्लाइंट को फ्लूइड देना चाहिए, फूड देना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके और क्लाइंट को इंप्रूवमेंट फील हो। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is performing an assessment on the client who returned from dialysis unit following a hemodialysis. The client is complaining of headache, nausea, and extremely restless. Which of the following is most appropriate nursing action? आपने एक पेशेंट को हीमोडायलिसिस के बाद रिसीव किया। ये पेशेंट आपसे कहता है कि उसे बहुत तेज सिर में दर्द है, नौजिया हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो पेशेंट बेचैन महसूस कर रहा है। इस सिचुएशन में आप एज अ नर्स कौन सा एक्शन लेंगे जो कि इस सिचुएशन में मोस्ट एप्रोप्रिएट माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं, नोटिफाई द फिजिशियन, आप डॉक्टर को बताएंगे। मॉनिटर द क्लाइंट, आप क्लाइंट में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। एलिवेट द हेड ऑफ बेड, आप पेशेंट के बेड का हेड साइड अप करेंगे। या फिर मेडिकेट द क्लाइंट फॉर नॉजिया, आप पेशेंट में जी मचला रहा है इसके लिए मेडिसिन देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इससे हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी किसी क्लाइंट में हीमोडायलिसिस किया जाता है तो हीमोडायलिसिस के बाद कई बार ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल अचानक बहुत तेजी से शरीर में कम हो जाता है
और अचानक कम हुए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल के कारण डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। इस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के अंदर पेशेंट में सेरिब्रल एडिमा हो सकती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है और इस सिचुएशन के अंदर हमें तुरंत ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। पेशेंट हीमोडायलिसिस करवा चुका है, अब उसमें अचानक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत कम हो गया, इसके कारण डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हुआ। पेशेंट के सर में सेरिब्रल पार्ट में एडिमा हो गई, सूजन आ गई, जिससे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हुआ और इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। तो अब आप बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे आप? आप इस बेसिक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी नर्स के पास प्रिस्क्रिप्शन की पावर नहीं है। वो नर्स, कोई भी नर्स अपने मन से क्लाइंट को दवा नहीं दे सकती। मेडिसिन लिखने का पावर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास है और हमें इस पेशेंट के अंदर, जिसे हीमोडायलिसिस के बाद हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस शो कर रहा है, इन सभी फीचर्स को देखते हुए ये बात समझ में आ रही है कि इस पर्सन में कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप हो चुका है और इस कंडीशन में हमें तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर आके असेसमेंट करने के बाद एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन, बारबिटूरेट्स या जो भी पेशेंट को आवश्यकता है दे सकता है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हर्ट साउंड जिसे आप S1 कहते हैं, ये किस वाल्व के क्लोजर के कारण जनरेट होता है? ऑप्शन ए मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड, ऑप्शन बी एरोटिक एंड पल्मोनिक, ऑप्शन सी मिट्रल एंड पल्मोनिक, ऑप्शन डी ट्राइकस्पिड एंड एरोटिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। इन 4 चैम्बर्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो 2 वॉल्व्स मौजूद होते हैं। ये हार्ट के 2 अपर चैम्बर्स हैं, इन्हें आप एट्रिया नाम से जानते हैं। ये हार्ट के 2 नीचे वाले चैम्बर्स हैं, जिन्हें आप वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। इन हार्ट के चैम्बर्स में जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है रेड कलर से, ये वाल्व कहलाती हैं। जब ये वाल्व बंद होते हैं तो इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे ही हम S1 हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, इसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, इसे आप लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कह सकते हैं, या फिर इसे आप बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसे मिट्रल वाल्व भी कह सकते हैं। बाइकस्पिड वाल्व की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, 2 कस्प यहां मौजूद होते हैं, जबकि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है देखने में कुछ इस प्रकार से नजर आता है, इसमें 3 कस्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूकोनियम? म्यूकोनियम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन 2 फर्स्ट कफ ऑफ न्यूबॉर्न accumulated in respiratory tract, option 3
first blackish urine of newborn. Option 4, first breast milk of newborn. The right answer is option 1. किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा जो पहला स्टूल पास किया जाता है उसे ही हम म्यूकोनियम के नाम से जानते हैं। और बच्चे के द्वारा पास किया गया ये पहला स्टूल जो होता है ग्रीन कलर का होता है। अगर बच्चा मदर के वुम्ब में ही इस म्यूकोनियम को पास कर दे तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। और ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड यदि है तो ये फीटल डिस्ट्रेस को बताता है। मान लीजिए बच्चे ने मदर के वुम्ब के अंदर ही फर्स्ट स्टूल पास कर दिया, म्यूकोनियम पास कर दिया, तो ये म्यूकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा और इसके कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो ग्रीनिश हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और अब ये म्यूकोनियम अगर गलती से बच्चे ने स्वेलो कर लिया तो इससे उस बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हार्ट साउंड S2 इंडिकेट क्लोजर ऑफ द वॉल्व। जब किसी क्लाइंट में अस्कल्टेशन के दौरान आप सेकंड हार्ट साउंड सुनते हैं तो किस वाल्व के क्लोजर होने का इससे कंफर्मेशन होता है, या यूं कहें कि S2 साउंड किस वाल्व के क्लोजर होने पर बनता है। आप चाहें तो अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं। आइए एक हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स पाए जाते हैं। ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये जो है बाइकस्पिड वाल्व है। अब हम बात करते हैं, यहां पर दो ब्लड वेसल्स भी निकलती हैं, जैसे कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से एरोटा निकलती है जो कि पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाने का काम करती है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब आपको बताना है कि कौन से वाल्व के क्लोजर के कारण सेकंड हार्ट साउंड यानी S2 साउंड या जिसे आप डब कहते हैं वो सुनाई देता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारी बॉडी में एरोटिक और पल्मोनिक वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे ही हम सेकंड हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में इस लोकेशन पर जो वाल्व पाया जाता है उसे हम पल्मोनिक वाल्व के नाम से जानते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम एरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। जब ये वाल्व क्लोज होते हैं तो इनसे S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाल्व होते हैं उनका काम है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में लगातार बहते रहने देना। अगर मान लीजिए ब्लड किसी कारणवश बैकफ्लो होने लगता है तो ये वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं। जब तक ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये ओपन रहेंगे और इन्हें बहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The amount of water retained during the pregnancy at term is estimated to be. प्रेगनेंसी में वुमेन द्वारा कितना वाटर रिटेन किया जाता है ये आपको बताना है। 5 लीटर, 5.5 लीटर, 6 लीटर या 6.5 लीटर। इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कुल वेट गेन होता है वो लगभग 11 से 12 केजी के बीच होता है, जिसमें 6.5 लीटर तो फ्लूइड के कारण होता है, वाटर रिटेंशन के कारण होता है, और जो 5.5 केजी वेट गेन है वो फीटस, प्लेसेंटा और मैटरनल फैटी टिश्यूज के कारण होता है। लगभग 2.5 से 3 केजी के आसपास का फीटस हो गया, 500 ग्राम्स यानी आधा केजी के आसपास प्लेसेंटा हो गया, और रिमेनिंग जो है वो मैटरनल फैटी टिश्यूज के कारण होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे यस एग्जैक्टली। यहां पर ऑप्शन डी को सही माना जाएगा। 6.5 लीटर वाटर रिटेंशन के कारण प्रेगनेंसी का कुल वेट जो होता है लगभग 6.5 लीटर या केजी के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैक्सीन इज कॉल्ड एटीन्यूएटेड, इट मीन्स। आपने इस बात को सुना होगा कि ये एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। यहां पर एटीन्यूएटेड शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। किल्ड, विरुलेंस, वीकेंड, live and pathogenic in certain circumstances, incubated in laboratory। The right answer is option B, virulence, weakened। विरुलेंस शब्द का मतलब होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉज करने की क्षमता, सीवियरिटी और हार्मफुलनेस ऑफ अ डिजीज और पॉइजन इज कॉल्ड विरुलेंस। अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता को घटा दें, यानी कि उसके विरुलेंस पावर को घटा दें, तो ये कंडीशन एटीन्यूएटेड कहलाएगी। एटीन्यूएटेड शब्द का मतलब है कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना कमजोर कर देते हैं कि उसे फिर बॉडी में डाल भी दिया जाए तो इससे हमें रोग नहीं होता, सिर्फ इसकी प्रेजेंस को हमारी बॉडी फॉरेन सब्सटेंस मानकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एटीन्यूएटेड वर्ड। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।